हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक सिंह आप सबको एक बार फिर से वंडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको हृदय से वेलकम करता हूं। मेरे भाई, आज हम फिर से आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 4 को लेकर के आपके सामने हैं। और ये टेस्ट, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी आप लोगों के लिए इसलिए भी है कि आज का जो क्लास अगर आप पूरा कंटिन्यू देखते हो तो ये बात मान करके चलो कि आज के क्लास में आपका 2 से 3 नंबर आज फिक्स हो जाएगा। 2 से 3 नंबर मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस आपका यहाँ से आना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर होगा, 2 से 3 क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सेम डिजिट पे ही आ जाएगा, लेकिन अगर आज आपने बढ़िया से पढ़ करके आपने प्रैक्टिस करा है, आज के क्लास के प्रॉपर नोट्स बनाया और अच्छे से प्रैक्टिस करा है, तो फिर इसमें ये क्लियर है कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। तो आज के क्लास से 3 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन फिक्स। चले आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। अगर आप सब तैयार हैं कॉपी और पेन लेकर के, जहां से भी देख पा रहे हैं, आज देखो हम कोई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे। अगर तुम्हें मेरा मेहनत पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो जरूर कर देना शेयर और लाइक भी कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो, और मेरा मेहनत पसंद आए, मेरा डिस्कशन क्लास का अच्छा लगे तो कमेंट भी एक अच्छा सा प्यारा सा करना जरूर। कमेंट की प्रतीक्षा रहती है और हम पढ़ते भी हैं सबका एक एक कमेंट। तो क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं आज फिर से आपके सामने। वेट मैं कलर चेंज कर लूँ मेरे भाई, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस सेट 4 लगाते क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, और ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। जानते हो क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन को डिजाइन इस तरीके से करा गया है कि मैंने पिछले 2-3 बार का पूरा सेट देखा है, हर एक शिफ्ट का मैंने सेट देखा है, और फिर वहां से फिल्टर करके इस क्वेश्चन को लगाया है। क्लियर है बात? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ट्राई करिएगा सभी लोग जल्दी से भाई। हाँ भाई, ऑफलाइन वाले भी ट्राई करो। ऑप्शन बी क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। अ वाटर टैंक हैज two holes. The first hole alone empties the tank in 9 minutes, and second alone in 6 minutes. If water leaks out at a constant rate, how many minutes does it take if both the holes together empty the tank? मेरे भाई, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक पानी का टंकी है जिसमें 2 छेद हैं, 2 छेद, और दोनों छेद का काम क्या है? तो दोनों ही खाली करने वाले छेद है। एक 9 मिनट में खाली करता और दूसरा 6 मिनट में खाली करता। तो बताना आपको ये था कि यदि पानी एक समान दर से बाहर निकलता है, अगर यहां से पानी एक समान दर से बाहर निकलता है, तो बताना ये था। तो बता दो कि दोनों छेदों को एक साथ टंकी को खाली करने में कितना मिनट का समय लगेगा, ये आपको बताना था। कहने का मतलब ये, ऐसे ओवरऑल समझ लो कि एक टंकी है जिसमें 2 छेद है, अलग अलग। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो अलग टाइम में इसको माइनस कर देता, और इसको खोलते हैं तो अलग टाइम में माइनस कर लेता। इनका अलग अलग इफिशियंसी भी होगा, इनका एक रेट होगा जिस रेट से ये माइनस कर रहे होंगे। बताना ये था कि अगर मान लो टंकी पूरी भरी है, अगर टंकी पूरी भरी है तो आप ये बताना था आपको कि पूरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी दोनों के माध्यम से। तो आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को जनरली कैसे करते हो भाई? अगर मान लो पहले को हमने मान लिया ए और दूसरे को मान लिया बी, तो पहला इसको 9 मिनट में खाली करता है, खाली करने वाला, इसलिए इसको माइनस कर लेना, और दूसरा 6 मिनट में इसको खाली करता है, ये भी खाली करने वाला है। अब सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकालो, कितना हो जाएगा? 18। अब 18 यूनिट टैंक की कैपेसिटी हो जाएगा, यस और नो? अब यहाँ से इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा बताओ? इसकी इफिशियंसी 2 और इसकी इफिशियंसी 3। मतलब इसका ये कि ये प्रत्येक मिनट 2 यूनिट खाली करेगा, और ये कितना खाली करेगा? जब दोनों को मिला दिया जाएगा, ए और बी दोनों को, तो मेरे भाई कितना माइनस होगा? 5 यूनिट पर मिनट। बोलो हाँ या ना? अगर 1 मिनट में 5 माइनस होगा तो टंकी में कुल कितने यूनिट पानी था? 18। अब आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि टंकी की कैपेसिटी कितना? 18 था, और ये 1 मिनट में 5 माइनस करेंगे तो पूरा समय कितना लग जाएगा? 18/5 मिनट। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ भाई, आप लोग समझ रहे हैं? अरे हाँ या ना? बोला करें। बहुत बढ़िया, गुड। तो अगला क्वेश्चन लगाएं, तैयार हैं आप लोग? चलिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी देखो। आज के क्लास हमने सीधे
ऑफलाइन वालों के साथ आपको भी रखा है ताकि दोनों का मजा ले सके। मजा मतलब कुछ और ना समझ लेना। आ जाओ क्वेश्चन पे आओ वापस। क्वेश्चन इज एक फल के 8 डब्बे। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखने में ये छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन अगर यकीन मानो अगर आप इसे बेसिक से जाओगे ना तो यहां पे समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप बताओ, ट्राई करो। क्वेश्चन ये है कि एक फल के 8 डब्बे 9600 रुपये में खरीदा गया था। इसमें के इसके 5 डब्बे बेच दिया गया 10% के लाभ पर, प्रॉफिट पर, और इसके 3 डब्बे जो है उसको 10% के लॉस पर बेच दिया गया। तो बताना मेरे भाई कि शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। जल्दी से बताओ फटाफट सभी लोग। अगर इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करो फटाफट। क्या होना चाहिए मेरे भाई? आज के क्लास हम बहुत स्पीड में नहीं रखेंगे। अगर आपका इच्छा करे तो आप इसके स्पीड बढ़ा करके 1.5 पे भी रख करके देख सकते हो। एकदम स्लो रखा है ताकि हर एक बच्चों को समझ में आए, और क्योंकि आज के क्लास से हमें 3 नंबर फिक्स भी तो करने हैं। तो कितना आ रहा है? 2.5%। बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन सही है कि गलत है अभी चेक कर लेते हैं। बाकी लोगों का कितना आ रहा है? 2.25। चलो देखो देखो, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, मैं तुम्हें एक यूनिक टेक्निक बता रहा हूं भाई। यहां पे 8 डब्बे खरीदा गया कितने में? 9600 में। और आपसे आंसर जो पूछा गया था वो परसेंटेज में पूछा गया था। तो एक बात आज ही तुम अपने कॉपी में नोट कर लो, आप लोग भी कर ले, कि कभी भी आंसर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए तो चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, चैप्टर कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे डायरेक्ट आप रेशियो मेथड लगाओगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपसे आंसर परसेंटेज में पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन का आंसर, और आपको वहां से परसेंटेज में आंसर बताना हो, तो आप डायरेक्ट रेशियो लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये 9600 में खरीदा है, क्या इसका कैलकुलेशन करना जरूरी था क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। तो कैसे करेंगे मेरे भाई? 8 टोटल डब्बा था, 8 टोटल डब्बा, जिसमें से 5 डब्बे को बेच दिया गया, मतलब 5/8 को बेच दिया गया। और याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराया था, है ना भाई? 8 में से 5 डब्बे बेच दिया गया, कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 10% प्रॉफिट। तो लल्ला मेरे 10% प्रॉफिट का मतलब ये कि डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? अरे एक मिनट कहाँ है भाई? 10% यहाँ पे देखो, 10% से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कंडीशन प्रॉफिट का है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा। अब ये मुझे बताओ कि ओवरऑल आपको कितना मिल रहा है यहाँ से? 50%, ठीक है? ओवरऑल आपको कितना मिल रहा है? 50%। अब बचा हुआ कितना? 3, और इसको कितना? 10% के लॉस पे बेचा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से ओवरऑल 30% का नुकसान दिखा रहा है। आप मुझे ये बताओ, ये था 8 में से 5 और ये कितना था? 8 में से 3, मतलब रिमेनिंग था। अब टोटल कितना है? टोटल अपने पास 8 डब्बा। 8 डब्बा को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस, मतलब ओवरऑल इसको कितने परसेंट के प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, ये अपन को नहीं पता, ये अपन को नहीं पता। तो हम यहां से कैसे निकालेंगे? सिंपली आप ऐसे सोच लो जरा। अच्छा एक चीज समझना कि अगर मैं यहां से ये परसेंटेज कॉमन ले लूं, ये तो क्या आप यहां से परसेंट ये कट जाएगा, यहां भी परसेंटेज छिपा होगा या नहीं होगा? दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहां से परसेंटेज हटा ही दिया। सुनो, यहां से परसेंटेज हटा ही दिया। ओ तेरी, ये कहां चला गया? एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई। आ गया क्वेश्चन, दिख रहा है? वह आ रही, रुक जा चच्चा। हाँ, अब कितना जाओगे भाई? चलो अभी इसको इतने भी देख लेते हैं, ठीक है? अब ये मुझे बताओ कि अगर यहां से परसेंटेज में हटा दो, परसेंटेज अगर मैं हटा दूं तो आप मुझे ये बताओ, यहां से भी परसेंटेज हट जाएगा। अब सिंपल सी बात समझो कि पहले से 50 रुपये की प्रॉफिट हुआ, दूसरे से कितने की लॉस हो गया? 30 की। तो ओवरऑल अगर प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो कितने की प्रॉफिट? 20 की। अब वॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 4 से काटोगे 5 बार में, 4 से काटोगे 2 बार में, 5/2 मतलब 2.5। इस प्रश्न को करने के लिए
इस दुनिया में बेहतर टेक्निक और कोई नहीं हो सकता इसके अलावा। अगर कोई होगा तो कमेंट सेक्शन में फेंक के मार देना, मैं ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूं। इस क्वेश्चन को या इस टाइप को करने का जो सबसे बेहतर तरीका था वो ये था। अब मैंने किया क्या, इस चीज को समझो। हमने 9600 से कोई मतलब नहीं रखा, हमने ये मान लिया कि 8 डब्बा 8 रुपए में खरीदा गया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है 8 में से 5 डब्बा को बेचा, तो 5 डब्बा को बेचा तो 5 डब्बा खरीदा भी गया होगा। अब 5 डब्बा को खरीदा गया, अगर 8 डब्बा 8 रुपए में खरीदा गया तो 5 डब्बा कितने में खरीदा गया होगा, 5 रुपए में। अब इसको बेचा मैंने कितना, 10% के प्रॉफिट पे। अब 10% प्रॉफिट मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया आपको यहाँ से 50। मतलब इसका ये है कि आपको यहाँ से कितना मिलने जा रहा है, 50। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मान लो बचा हुआ डब्बा कितना था, 3 था। अब 3 को यहाँ पे इसने कितने 10% लॉस पे बेचा है, तो 10% लॉस का मतलब -10। लॉस जब भी कंडीशन बनेगा वहां पे माइनस लगा लेना, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, -30। अब आप मुझे बताओ कि ओवरऑल कितने डब्बा उसने खरीदा था, 8। कितने रुपए में, 8 में। तो रुपए से हमें कोई मतलब था नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि परसेंटेज में अगर आंसर पूछे तो आपको रुपए से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हो। अब आप मुझे ये बताओ कि 50 रुपए यहां से आपको मिला था, लेकिन यहां दूसरे केस में 30 रुपया का लॉस हो गया, तो ओवरऑल आपके पास 20 रुपया तो बचा होगा। 8 डब्बा को बेचने के बाद ओवरऑल आपके पास कितना बचा होगा, 20 ही बचा होगा, बोलो हाँ या ना। और आप मुझे बता दो कि अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट पूछूं आपसे, तो आप कैसे वाट की वैल्यू कैसे निकालोगे। सिंप्लीफाई कर लिया मैंने 4 से 5 बार में, 4 से 2 बार में, तो वाट की वैल्यू निकल करके आ गया कितना, 2.5। इसका मतलब ये कि ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, 2.5। क्लियर है बात, समझ में आई बात या नहीं आई। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर, जल्दी से बताओ फटाफट मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। सभी को दिख रहा है, चलो जल्दी से बताओ फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 1456 सो दैट इट इज डिविजिबल बाई 6, 5 and 4 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। मतलब इसका ये है, आपको बताना यहां से ये था मेरे भाई कि 1456 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, मतलब क्या जोड़ना होगा, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ना होगा कि 6, 5, 4 से अगर आप डिवाइड करो तो पूरा का पूरा कट जाए, वहां रिमाइंडर ना बचे। तो एक सिंपल सी बात समझना, एक सिंपल सी बात समझो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई नंबर 6, 5 और 4 इन तीनों से कटेगा तो कह सकते हैं तीनों से कट रहा है, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि 6, 5, 4 का जो एलसीएम होगा उसके एलसीएम से भी कट रहा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है बातें। अगर 6, 5, 4 कोई एक संख्या है जो 6, 5, 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो ये बात क्लियर है कि वो कहीं ना कहीं अगर इनसे कट रहा है तो इसके एलसीएम से भी कट रहा होगा, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। बोलो बोलो। या इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई संख्या इन सबसे कट रहा है ना, तो आप इनके एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 60। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर इन सबसे वो कट रहा है तो 60 से कट रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सिंपल सी बात समझना, हमें बताना क्या था, 1456 में क्या जोड़ा जाए छोटा से छोटा। अब एक बात बता दो, अगर कोई संख्या इससे भी कट रहा, इससे भी कट रहा, इससे भी कट रहा, इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 बन रहा होगा, वहां पे बन रहा होगा ना। हमने ये मान लिया कि ये जो है ना, ये 1456 ये पूरा पूरा डिविजिबल है, किससे, इनसे, तीनों से। तो तीनों से डिविजिबल होगा, मतलब इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। बोलो हाँ है ना, चेक कर लिया। अब ये बताओ कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे 60 से, तो 60 से करोगे तो 60 दूनी कितना, 120, 5, 2, 6, 4 बार में 240, पर ये डिविजिबल था नहीं, इसीलिए तो बोला था कि कम से कम क्या जोड़ना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, 16 जोड़ना नहीं चाहिए, ये रिमाइंडर है, मतलब 1456 को अगर हम 6, 5, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 16। इसका मतलब कि पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा नहीं। अब हमें बताना था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो जोड़ने पर डिवाइड हो जाए। तो अगर इन तीनों से डिवाइड कराना है, इसका मतलब ये कि इसके एलसीएम से डिवाइड होना जरूरी होगा। बोलो हाँ या ना।
अब आप मुझे बताओ कि 16 में ऐसा कौन सा इस ऑप्शन से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि वो 60 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ऑप्शन 44 मतलब ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर 44 हम इसमें जोड़ दें, क्योंकि और छोटा कोई नंबर दिख नहीं रहा, 6 ऐड करेंगे तो 22 होगा, वो डिविजिबल होगा नहीं। 16 ऐड करोगे तो 16 16 32, वो 60 से कटेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं छोटा संख्या कौन सा होगा 44, जो इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो ये कितना बन जाएगा 60, और 60 जब बन जाएगा तो ये कहीं ना कहीं 60 से भी कट जाएगा, तो फिर रिमाइंडर वहाँ कहीं ना कहीं 0 बन रहा होगा। अगर 6 5 4 से डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर 0 बनाना था, और 0 बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना बड़ा जरूरी था। 16 इसका एल से रिमाइंडर बन रहा था, इसमें हमने ऐड कर दिया कितना 44। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं भाई। जितने भी लोग ऑनलाइन वाले जरूर ध्यान रखना कि अगर किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर इसमें कमेंट सेक्शन में बताना, वैसे होना नहीं चाहिए, ठीक है। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 72 17 जन 2017 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। श्री मूर्ति ने एक योजना में 16,000 रुपये का निवेश किया। कितने का निवेश किया? 16,000 रुपये का। भाई कितने का निवेश किया? 16,000 रुपये का। यदि उन्होंने इसे 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 महीने के लिए निवेश किया, जो तिमाही आधार पर संयोजित होता है, तो परिपक्वता पर उन्हें कितने मिलेंगे? मतलब आपको बताना ये था कि ओवरऑल जब ये 16,000 रुपये इसने इन्वेस्ट करा होगा तो ये समय पूरा होने के बाद जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन का मतलब? क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्लियर है? करें? आओ देखो, अब आप मुझे ये बताओ, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं था, सीधे सीधे अगर रेट 20% है और यहाँ कंडीशन कौन सा है 9, अच्छा कंडीशन यहाँ पे समय कितना था 9 मंथ, और ये कंपाउंडेड क्वार्टरली था। तो क्वार्टरली के केस में हम क्या करते हैं? क्वार्टरली के केस में रेट को क्या करेंगे बताओ? 4 से डिवाइड कर देते हैं। कितना होगा? 5%। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर 5% है रेट आपका पर एनम, सॉरी पर क्वार्टरली, पर क्वार्टर 5%, पर एनम तो 20% था, ठीक है ना। अब ऐसा हमने क्यों किया? 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/। अब एक साल में कितने महीने? 12 महीने। तो एक साल में 12 महीने मतलब अगर उसका 1/4 करोगे तो कितना महीना होगा? 3 महीना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 3 महीने पर क्या होगा? कैलकुलेशन होगा। प्रत्येक 3 महीने पर कैलकुलेशन होगा। तो एक साल में कुल कितने बार कैलकुलेशन होगा? 4 बार। 4 बार ना, एक साल में कुल 4 बार कैलकुलेशन होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? रेट को 4 से डिवाइड और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर बात? वैसे टाइम को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत था नहीं। अगर 9 मंथ पहले से क्लियर है तो भाई 9 मंथ में कितने क्वार्टरली होगा? प्रत्येक 3 महीने पे कैलकुलेशन होगा, तो कहीं ना कहीं तीन क्वार्टरली बनेगा यहाँ पे। बोलो हाँ या ना? 3 क्वार्टरली का मतलब ये हुआ कि जो आप अप्रोच 3 साल के लिए लगाते हो वही अप्रोच आपको यहाँ पे लगा देना था, बात खत्म। अब प्रिंसिपल कितना था? 16,000। अब सबसे पहले ना यहाँ से रेट निकाल लो, आप ऐसे कर लो, या फिर आप ग्राफ मेथड, एक डायरेक्ट मेथड सक्सेसिव वाला भी लगा सकते हो, या फिर ग्राफ मेथड ऐसे भी लगा सकते हो। सिंपली पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कैसे? 5% मतलब 1/20। अब 1/20 के अकॉर्डिंग पहले साल इसको ब्याज कितना मिलेगा? इसका 1/20 मतलब 800। बोलो हाँ या ना? फिर अगले साल भी 1/20 मिलेगा, तो इसका 1/20 कितना हो जाएगा? 800 तो मिलेगा ही मिलेगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होता है। मतलब पिछले साल का जो ब्याज होगा, उस ब्याज पर भी ब्याज लेना होगा। मतलब 800 पे 1/20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 40। फिर तीसरे साल जो ब्याज लेना होगा, तो इस मेन प्रिंसिपल पर 1/20 के अकॉर्डिंगली आपको 800 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस पे देखो, अब इन सब पे आपको क्या करना होगा? 120 लेना होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, 120 इस पे कितना? 40, तो इस पे भी 40 होगा। 40 और 40 80, और प्लस में इस 40 का 1/20 मतलब कितना? 2। तो ये ऐड करोगे तुम्हारा कितना बन जाएगा? क्या बन जाएगा? CI बन जाएगा। और प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? अमाउंट बन जाएगा।
तो ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहा है। अब जानते हो इसको मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं करता अप्रोक्सीमेट लगा देता, लेकिन शायद आप इस चीज को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ना बड़ा क्लोज इसमें आंसर दिया हुआ था 18,523, 21, 22, 24, मतलब 21, 22, 23, 24। तो इसमें हमें क्लोज आंसर अगर दिया था तो क्लोज जाना भी था, इसलिए डायरेक्ट ऐसे कर दिया, नहीं तो अप्रोक्सीमेट लगा करके कर सकते थे। क्लियर है बात? आगे बढ़े तो आप मुझे बताओ कि जब इसका CI चेक करोगे कितना हो जाएगा, 24, 8, 4, 12, 24 और 1, 25, मतलब 120 और 2, 122 हो जाएगा। तो 22 वाला ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या? डी वाला। समझ आ रही है बात है? क्योंकि जब प्रिंसिपल में ऐड करोगे तो लास्ट में तो 22 बनेगा ना, अगर इसमें लास्ट में 22 बन रहा है तो हमने डायरेक्ट आंसर लगा दिया ये वाला। कोई दिक्कत है? पक्का? ऑनलाइन वाले भाई अगर कोई दिक्कत होगा तो बताना कमेंट सेक्शन में जरूर। वैसे दिक्कत होना नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा स्लो भी लेकर के चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूं। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को करो। हेमा पे ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, हेमा मालिनी वाला ये क्वेश्चन नहीं था। हेमा कोई लड़की का नाम है, जल्दी बताओ, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ए गुड़िया जल्दी करो। जल्दी फटाफट। देखो आज के क्वेश्चन मैंने जो लगाया हुआ है, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले सबको मैं बता रहा हूं, इसको आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाना। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज के क्लास से 3 क्वेश्चन फिक्स है और तुम इस चीज को नोट कर लो कहीं भी और अच्छे से नोट्स बनाना। जब एग्जाम दे करके आओगे तो तुम्हें पता चलेगा, तुम खुद फोन करके या मैसेज करके बताओगे कि गुरुजी जो आपने बोला वो एकदम सही है। ठीक है ना? तो जल्दी से फटाफट आ जाओ। देखो हेमा को एक निश्चित दूरी पैदल चलने में और फिर उसी स्थान पर वापस साइकिल चलाने में कुल 9 घंटे 55 मिनट समय लगते हैं। जहां से उसने, ये दूसरा स्टेटमेंट है, जहां से उसने चलना शुरू किया था वह दोनों तरफ 12 घंटे 30 मिनट में चल सकती है। मतलब अगर दोनों तरफ पैदल चले तो 12 घंटे 30 सेकंड में चल सकती है। कौन? हेमा। तो बताना यह था कि अगर दोनों तरफ साइकिल से वो चले तो समय कितना लगेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो यहां तो दिख रहा होगा ना, एक बार बेटा देख के बता देना, यहां पे दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हम दिखे या ना दिखे, ये दिख रहा है ना, कंटेंट दिख रहा है ना, कंटेंट दिखना चाहिए। ये जैसे मान लो हेमा यहां से चल करके ये इस पॉइंट पे जाती है, ठीक है, और फिर यहां से वापस आती है। सपोज दैट मान लो आप अपने घर से वनडेयर्स आते हो पढ़ने के लिए, है ना, तो एक तरफ आप उधर से पैदल आते हो, ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पे जब पढ़ करके जाते हो तो आपका ना दोस्त मिल जाता है, और यहां से पढ़ करके जाते हो, दोस्त मिल जाता है, बोलता है कि भाई चलो तुम्हें हम स्कूटी से या बाइक से छोड़ देते हैं। क्लियर बात? तो एक तरफ आपने पैदल आया और एक तरफ आप स्कूटी से मतलब सवारी से गए हैं, तो टोटल टाइम कितना लग गया? 9 घंटा 55 मिनट। अगर आप स्कूटी से नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, बाकी कहोगे तो बेसिक से भी हम करा देंगे, लॉजिक लगाना और इस क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में कर देना है। अगर आप यहां से दोनों तरफ उधर से भी पैदल आते और इधर से भी पैदल जाते तो आप मुझे एक बात बताइए कि पहले के तुलना में कितना समय ज्यादा लग रहा है? तो आप बोलोगे कि सर पहले 9 आवर 55 मिनट ही लग रहे थे, पर अब कितना लग रहा है? 12 आवर 30 मिनट लग रहा है। इसका मतलब यह कि अगर हम इसमें 5 मिनट डाल दें तो पूरा 10 घंटा हो जाएगा, और 10 घंटा से कितना ज्यादा है? 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट, तो 5 उधर से ले लो, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 घंटा 35 मिनट। मेरे भाई कहने का मतलब यह है कि अगर आप उधर से पैदल और इधर से सवारी से जा रहे हैं तो आपको समय लग रहा है 9 घंटा, मतलब अपने घर से पढ़ने यहां आते हो और यहां से सवारी से जा रहे हो अपने घर पे, तो समय कितना लग रहा है? 9 घंटा 55 मिनट। क्लियर है बात? लेकिन अगर आप दोनों तरफ उधर से पैदल आ ही रहे थे और इधर से भी पैदल जाते हैं, आपका दोस्त आपको हेल्प नहीं करता, तो भाई पहले के तुलना में कितना समय ज्यादा लगता? 2 घंटा 35 मिनट। बोलो हाँ या ना? अब एक बात बताओ, थोड़ा सा बस इसी लाइन में इसका आंसर भी छिपा हुआ है। अगर आप दोनों तरफ सवारी से ही जाते
तो क्या ये बात हम कह सकते हैं पूरे दावे के साथ कि जो पहले 9 आवर 55 मिनट लग रहा था, 9 आवर 55 मिनट लग रहा था एक तरफ पैदल और एक तरफ सवारी से, अब दोनों तरफ ही सवारी से जाओगे तो जो यहां पे एक्स्ट्रा समय लग रहा है, क्या ये एक्स्ट्रा समय बच नहीं जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो बता दो कि कितना समय लगना है, बताओ। 2 घंटा 35 मिनट इसमें माइनस कर दो तो फाइनल आंसर जो होगा वो कितना होगा तुम्हारा? इधर से 20 बन जाएगा 20 मिनट और इधर से 7 घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर 7 घंटा 20 मिनट। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? और इसके लिए अगर तुम्हें ट्रिक लिखना है तो लिख लो गिवन टाइम माइनस एक्स्ट्रा टाइम। क्या लिखोगे? गिवन टाइम माइनस दिया हुआ टाइम कौन सा था? ये। अब इसके दोनों तरफ पैदल जाने की वजह से एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है? इतना। तो गिवन टाइम में माइनस कर दोगे इतना, तो दोनों तरफ सवारी वाला टाइम आपको पता चल जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं और अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं स्क्रीन पे। भाई अगर किसी भी प्रकार का अगर सजेशन हो आप सबको तो जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना अपने दोस्तों तक, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको शेयर करो, हमारा टारगेट ये भी है कि आपके साथ साथ में सबको भला हो सके। जो बच्चा एनटीपीसी के लिए फॉर्म भरा है या तैयारी करता है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरा है या तैयारी करता, या आगे एमटीएस का भी अगर एग्जाम देना उसको, तो ये हर एक एग्जाम के लिए बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखना। स्पेशल चल रहा है एनटीपीसी के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दो। बहुत ही बेहतर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 17 जनवरी 2017 सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आज जिसने, ऑफलाइन वाले ध्यान से सुन लो, इस क्वेश्चन को आज जिसने अगर किया तो क्लास के बाद तुम्हें आज मेरे तरफ से एक मिलेगा डेयरी मिल्क। और ऑनलाइन वाले तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। कमेंट सेक्शन में बताना, जब करा ही देंगे तो कमेंट सेक्शन में तो तुम बता ही दोगे। हाँ जल्दी से फटाफट बताओ। दो कारें या और भी ये भी कह सकते थे यहाँ पे कि कार जो है 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलना शुरू करती है। एक पॉइंट मान लेते हैं, समझा जाए क्या? देखो इस क्वेश्चन को समझो, मैं समझाता हूं। 2 कारें 10 मिनट के अंतराल पर एक ही घर से चलना शुरू करती है, इस पॉइंट को समझना, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। घर की ओर विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितने गति से चलना चाहिए ताकि प्रत्येक 8 मिनट के अंतराल पर कार से मिल सके? बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बहुत इस पे फोकस करोगे तो ये मान लो तुम्हारा घर है। किसका घर है? तुम्हारा। समझ आ रही है बातें? और तुम यहां से कार से चल रहे हो। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं और क्वेश्चन को समझ गए, आंसर के लिए पेन नहीं उठाना, इस बात का गारंटी है। ध्यान से समझना। तुम्हारा इधर से एक महिला मित्र आती है, महिला मित्र बोला भी है महिला मित्र, हम अपने से बना करके नहीं बोल रहे। देखो एनटीपीसी में पूछा हुआ है, समझे बात? यहां से तुम चलते हो, इधर से तुम्हारे महिला मित्र आती है तुमसे मिलने के लिए, समझे? अब ये बताओ कि अगर यहां पे पहला कार आपका 10 बजे चला होगा या पहला कार यहां पे 10 बजे निकली होगी, समझ आ रही है बातें? तो आप मुझे एक बात बता दो मेरे भाई, अगर पहला कार 10 बजे और 10 मिनट के अंतराल पर कार चल रही है तो दूसरा कार यहां से कितने बजे चलेगी? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से बताओ फटाफट। भाई ऑनलाइन वाले कोई कंफ्यूजन है क्या? जहां से भी आप देख पा रहे हैं यस और नो का जवाब कमेंट सेक्शन में ना दे करके मन में जरूर देना, और कमेंट सेक्शन में हमारा मेहनत कैसा लगा उस पर जरूर 2 लाइन लिखना। ये बताओ कि अगर यहां पे मैं पूछूं पहला कार 10 बजे तो दूसरा कार कितने बजे? 10:10। अब ये बता दीजिए कि पहला कार 10 बजे जब यहां से चली है तो यहां बैठी तो होगी नहीं, आगे निकली होगी। तो हमने ये मान लिया कि पहला कार 10 मिनट बाद ये पहुंच गई यहां पे 10 पे। कोई दिक्कत है बताओ? बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। एक महिला मित्र तुम्हारे इधर से आ रही थी, इस पॉइंट पर मान लो मिलती है, तो ऐसा बोला गया कि मिलने के पहले कार के तुलना में अगर देखा जाए तो मिलने के 8 मिनट के अंतराल पर इसने दूसरे कार को मिला है। कितने मिनट के अंतराल पे? 8 मिनट के अंतराल पे। तो आप मुझे एक बात बताओ
कि जब ये कार इस पॉइंट पर 10 बजे चलकर 10:10 पे इस पॉइंट पर पहुंची होगी, तब ये वाली कार यहां से चलना प्रारंभ की होगी। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? समझ पा रहे हो क्या? अगर यहां से चलना प्रारंभ की होगी तो 10:10 महिला भी यहां पे रुकी नहीं है, यहां पे बस कार को मिली है और मिलते वक्त तो मतलब मिल करके वो चलते बन रही है आगे, तो यहां पे ये भी आगे बढ़ी होगी यहां से। अब आप मुझे बताओ कि ये भी इस पॉइंट से आगे की ओर बढ़ी, और दूसरी वाली कार को कितने मिनट के अंतराल पर? 8 मिनट के अंतराल पर मिली है। तो 8 मिनट के अंतराल पर इसको दूसरी कार मिली है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर पहली कार यहां से यहां की दूरी, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको ये 10 मिनट में तय की है। ठीक है भाई? तो आप इस बात को समझ सकते हो कि देखो 10:10 पे ये वाली कार यहां से चलना शुरू की थी, और 10:10 पे ये भी इधर से बढ़ना शुरू किया था, इसने भी बढ़ना शुरू किया था। तो आप मुझे एक बात बता दो कि अगर ये 8 मिनट बाद दूसरी कार को यहां पे मिलती है, इसका मतलब ये है कि 8 मिनट के बाद ये भी इस पॉइंट पर पहुंच गई होगी। बोलो हाँ या ना? कार को भी 8 ही मिनट का समय लगा होगा। नहीं समझे? मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, हम इस पॉइंट पर हैं और आप सामने वाले पॉइंट पर हो। ठीक है, बात समझ आ रही है? हम और आप दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। हमारी स्पीड कितना है हमें यह बात नहीं पता, पर इतना जरूर पता कि हम अगर 10 मिनट बाद मिल रहे हैं, इसका मतलब कि 10 मिनट हमने भी चला होगा और 10 मिनट आपने भी चला होगा। हाँ या ना? बस अंतर इतना ही होगा कि अगर स्पीड आपका ज्यादा होगा तो मेरे से दूरी आपने ज्यादा तय किया होगा, और हमारा कम होगा तो हमने दूरी को कम तय किया होगा। बस यही अंतर हो सकता है। तो आप मुझे ये बताओ कि जब ये 10:10 इधर से चलना शुरू की थी तो 10:10 कार भी यहां से चली थी, और ये 8 मिनट बाद मिली है, इसका मतलब ये कि 8 मिनट बाद कार भी यहां पे पहुंच गई होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, ध्यान से समझना। अब इसके बाद ना दो चीज ध्यान रखना, या तो इसको हम ये वाला डिस्टेंस को कांस्टेंट करके बना सकते हैं, या फिर हम पूरा डिस्टेंस को कांस्टेंट करके बना सकते हैं। अब एक बात समझना जरा, अगर पूरा डिस्टेंस इस कार ने 10 मिनट में तय किया है, वही कार उसी स्पीड से यहां से जब चलती है तो इस पॉइंट से यहां पहुंचने में उसको 8 मिनट का समय लग रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहां से यहां तक अगर कार को पहुंचने में 8 मिनट का समय लग रहा है, तो मेरे भाई यहां से यहां तक पहुंचने में पहले भी इसको 8 मिनट का समय लग रहा होगा। बोलो हाँ या ना? अगर पूरा टाइम 10 मिनट का लग रहा था तो इसका मतलब ये है कि ये जो दूरी तय करने में समय लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? 2 मिनट का लग रहा होगा। अगर इस बात को आप समझ गए तो आप मुझे बता दो कि क्या यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट बन गया? और मेरे भाई डिस्टेंस अगर कांस्टेंट बन गया तो हम कह सकते हैं ना कि जिस दूरी को कार ने कितने 2 मिनट में तय करा है, उसी दूरी को महिला कितने में तय की है? 8 मिनट में। तो यहां से रेशियो निकाल लो। सबसे पहले तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4। और अगर ये टाइम का रेशियो है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन द रेशियो ऑफ टाइम विल बी द अपोजिट ऑफ द स्पीड। बोलो हाँ या ना? मतलब दोनों की जो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो स्पीड रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर कार की गति 20 है तो आप रेशियो के अकॉर्डिंग कितना देख पा रहे हैं? 4, और 4 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू 5, और 1 की वैल्यू 5, तो हमें महिला का ही तो निकालना था। बोलो हाँ या ना? मतलब इसका ये है कि महिला का जो स्पीड होगा 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ क्या ना? अपने आप में जरूर बोला करें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन इस वीडियो में हुआ होगा, इस क्वेश्चन में हुआ होगा, तो ज़रूर एक बार इसको पीछे जा कर के देखना। मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन रह नहीं जाएगा। ठीक है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे। आज हम बहुत अच्छा होमवर्क करके लेकर के आए हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं, और आज क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होगा, तो परेशान नहीं होना है। जल्दी से फटाफट देखो इस क्वेश्चन को करो। ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है 10/10/2018 शिफ्ट फर्स्ट में। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन ये है, सुमन एक कृषि भूमि की परिचारिका है। उसने इसे, हिंदी बड़ा डिफिकल्ट है। सुमन इज अ hostess of an agriculture land. She had let it on lease to a third party
फॉर 5 ईयर। मतलब इसका ये हुआ कि सुमन जो है ना एक जमीन को लेती है कितने साल के लिए, कितने साल के लिए लेती है, 5 साल के लिए। कितने साल के लिए लेती है, 5 साल के लिए। आप मुझे ये बताओ, लीज पे लिया इसने, ठीक है ना। अब उसने बोला है लेती है, और इसके बाद सुमन को, अच्छा इसने लिया और फिर इसने क्या किया, लेने के बाद किसी को दे दिया, उसके बदले में उसको 6 लाख रुपए का ईयरली इनकम मिलता है। समझ आ रही है बातें। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर इसको 6 लाख रुपए का ईयरली इनकम मिल रहा है, एक बात समझना, ऐसे समझो, 6 लाख रुपए का ईयरली इनकम मिल रहा है, सिंपल सी बात समझना। अगर भाई मैं तुमसे ये कह दूं 6 लाख रुपए का वार्षिक वेतन मिलता है, तो 5 साल में कितना मिला होगा, 30 लाख। बोलो हाँ या ना। 5 साल में कितना मिलेगा, 30 लाख। आगे बढ़ो, उसने क्या बोला है, 5 वर्षों में कृषि भूमि की कुल आय उसके वार्षिक वेतन का 50% है। जो कृषि भूमि है ना, उसका कुल आय उसके वार्षिक वेतन कितना है, सुनो वार्षिक वेतन कितना है, ए बच्चा, वार्षिक वेतन कितना है, 6 लाख। और 6 लाख का 50% क्या है उसका, 6 लाख का 50% क्या है, 5 वर्षों में कृषि भूमि की कुल आय, 5 वर्षों में कृषि भूमि का जो कुल आय था उसके वार्षिक वेतन का 50%। तो ये तुम्हारा वार्षिक वेतन के हिसाब से 5 साल का वेतन, और ये तुम्हारा जो हम निकालने जा रहे हैं ये क्या है, कृषि भूमि का जो कुल आय होगा वो इसके वार्षिक का 50%। अब इसका निकाल लो 50%। भाई 50 से 2 बार में, और 2 से इसको काटोगे कितने बार में कट जाएगा, 30 पे कितना 0, सही है। चलो 30 सही है, कितना 0 है उधर, 6 लाख है ना, हाँ ठीक है, 3 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे कुल जो बनेगा, नहीं यार एक और होगा ना, है? अरे 50% 3 लाख होगा ना, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब यहाँ पे अगर प्रत्येक साल उसको 6 लाख मिल रहा था, तो 5 साल में इनकम के रूप में कितना मिला होगा, 30 लाख। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। लैंग्वेज में जरूर कॉम्प्लिकेटेड है, पर इतना ये कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। अब आप मुझे बताओ कि अगर 1 साल में उसको इनकम के रूप में 6 लाख रुपया मिल रहा है, तो 5 साल में सीधे सीधे कॉमन सी बात है कितना मिलेगा बताओ, 30 लाख। अब उसने बोला है कि जो 5 साल का जो कृषि भूमि है ना, कृषि भूमि मतलब एग्रीकल्चर वाला भूमि जो है, उसका जो इनकम बन रहा है उसके वार्षिक वेतन का 50% है। तो वार्षिक वेतन कितना था, 6 लाख। 6 लाख का 50% मतलब कितना, 3 लाख। तो कहने का मतलब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सुमन का जो टोटल इनकम होगा वो कितना होगा मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर 3 लाख इधर, 30 लाख इधर से, 3 लाख इधर से, 33 लाख। 33 लाख, ठीक है। अगर गलत नहीं हो तो 0 सही है, हाँ सही है, ठीक है। आपको बताना क्या था, वह प्रत्येक वर्ष का कितना पैसा कमाते थे। अब ये जो आया ना आपका, ये टोटल 5 साल का आया। कितने का आया, 5 साल का। अब हमें प्रत्येक वर्ष चाहिए तो 5 से डिवाइड कर दो, इसमें कुछ करना ही नहीं था। 5 से काटोगे तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। अब देख लो 66 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बता देना फटाफट। आगे बढ़े, इजाजत है। चलो अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते चलना, क्योंकि देखो आज 1 मिनट ये वाला क्वेश्चन करो। आज अपने पास क्वेश्चन ज़्यादा है और समय कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आज समझने की कोशिश करेंगे और जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे। जल्दी दिख रहा है क्या, चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को, नहीं समझ पा रहे हो। देखो एक आदमी 3 अलग अलग योजना में 6 साल, 10 साल, 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15%
साधारण ब्याज पर पैसा निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना में पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है तो निवेश का अनुपात क्या होगा? मेरे भाई सिंपल सा बात था। यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे सेम या इक्वल कह लो, ठीक है, इक्वल एसआई है। एसआई जो है क्या है? इक्वल है। देखो जब भी एसआई इक्वल होगा तो एक सिंपल सी बात समझ लेना, जब भी एसआई इक्वल होगा तो प्रिंसिपल में रेशियो जो होगा P1 P2 और P3 में रेशियो जो होगा, आप कैसे निकालते हो? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें P निकालना है, प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। एसआई के लिए हम क्या करते हैं? P इंटू R इंटू टी, यही करते हैं, डिवाइड बाई 100। P निकालना ही है तो आप क्या करोगे? बचा क्या? R और T मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे R1 इंटू T1। बस ध्यान रखना कि यहाँ पे P1 के लिए R1 और T1 ले लेना, P2 के लिए R2 और T2 ले लेना, और P3 के लिए क्या कर लेना? 1/R3 इंटू T3 ले लेना। समझ पा रहे हो? अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हो तो आप इजीली प्रिंसिपल का अनुपात इसका मिल जाएगा, जो इन्वेस्ट किया होगा इसका रेशियो मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? पक्का? चलो, अब समय हमारे पास नहीं है कि इसको एक्सप्लेन हम करें कि कैसे होगा। इसके लिए हम जब फाउंडेशन कोर्स लेके आएंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे कैसे होगा। क्लियर है बात? अब एक बात जरा ध्यान से समझना, क्या एग्जाम में इतना फॉर्मूला लंबा यूज करना या ध्यान रखना पॉसिबल होता है, या कर पाना फॉर्मूला से पॉसिबल होता? नहीं होता। तो इसको अपने से डायरेक्ट कैसे करोगे? तो डायरेक्ट करने का एक तरीका बताते हैं। जब भी तुम, बस ध्यान ये रखना कि जब भी बोला कि समान ब्याज मिले ना, मतलब जब भी कंडीशन इक्वल एसआई का होगा तो आपको कुछ नहीं करना। पहला स्कीम में 6 साल का समय था, रेट कितना था? 10, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो ना? आओ देखो, इसके बाद दूसरा 10 साल समय है, रेट कितना? 12%। तीसरा के लिए 12 साल का समय है और रेट कितना? 15%। सिंपल सी बात है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 6 से एक बार में, 6 से 2 बार में, और 6 से 2 बार में, ठीक है। 5 से घाटोगे 2 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में। यहाँ से 1 मिनट, ये कटा नहीं है, ठीक है। आ जाओ, देखो ये 2 है। अब यहाँ से 2, यहाँ से 1 2 चला जाएगा, 1 2 यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ बचा कितना है? 1, यहाँ 2 और यहाँ पे कितना? 3। बस ध्यान ये रखना कि अगर आपको P1 चाहिए ना, P2 और P3 में रेशियो चाहिए, तो अपन करेंगे क्या? पहला चाहिए ना, तो पहले को इग्नोर करना, इसको हम बोलते क्या? इग्नोर मेथड। पहले को इग्नोर करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, कितना होगा? 6। दूसरा चाहिए, दूसरे को इग्नोर करो, डायरेक्ट कितना? 3। तीसरा चाहिए, तीसरे को इग्नोर करो, बाकी को मल्टीप्लाई कर लो। तो आप 6 3 2 कहाँ पे देख रहे हैं? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो? मतलब ऐसे अगर करेंगे तो आप फॉर्मूला से बच जाएंगे, कहने का मतलब ये है। भाई अगर समझ नहीं आया, जिसको भी नहीं आया एक बार पूछ लेना, क्लियर कर देंगे। आप लोगों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं, एक बार वीडियो को फिर से जाकर के पीछे जाकर के देखना, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्योंकि इतना मुश्किल चीज़ें ये था नहीं। ओके, फॉर्मूला से जब भी यहाँ पे ऐसा इक्वल आएगा तो फॉर्मूला ये वाला ना यूज करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी फटाफट बताओ। 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 169 वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेमी है। यदि इसमें से बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी मतलब लंबी भुजा 26 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी? मतलब इसका ये है कि जैसे यहाँ पे दो त्रिभुज है, ये पैरेलल, ये एक दूसरे के सिमिलर है, ABC, और ये मान लो DEF। यहाँ पे बनाना नहीं था, बस हम ऐसे बता देते हैं, ठीक है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी कराया था, और इस चीज़ को ना आप क्या कर लो, इसको नोट कर लो और बहुत अच्छे से नोट कर लो। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पेरीमीटर हो
चाहे एरिया से रिलेटेड हो, ये आएगा तो इसको स्टार लगा लेना, है ना, इसको स्टार लगा लेना। ध्यान से देखो, जब भी दो ट्रायंगल एक दूसरे, जैसे मान लो यहाँ पे बोला जाए ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF के, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। कैसे निकालोगे, AB अपॉन इधर से DE, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, BC अपॉन EF, इधर AC अपॉन DF, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। इस बात को ध्यान रखना, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा तो जो रेशियो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड में होता है वही रेशियो इसके पेरीमीटर में भी होता है। PR का मतलब पेरीमीटर और पेरीमीटर का मतलब परिमाप, तो वही रेशियो इसके परिमाप में भी होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि ऊपर में हमने ABC वाला साइड लिया है, अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है ना। इसका बाकायदे हम एक बहुत ही अच्छा वीडियो जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें अपलोड कर देंगे, आप जरूर देखिएगा। समय के अभाव है इसलिए इस पर हम बहुत डिप में नहीं जा सकते। समझ आ रही है बात है, मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा तो इसके परिमाप में जो रेशियो बनेगा वही रेशियो इसके साइड में भी होगा, या फिर जो रेशियो इसके साइड में होता है वही रेशियो इसके परिमाप में भी होता है। और इतना ही नहीं, एक बात ध्यान रखना, जो रेशियो इसके हाइट में होगा, मतलब जो रेशियो इनके हाइट में होगा वही रेशियो इसके साइड में होगा, जो रेशियो इनके इन रेडियस में होगा वही रेशियो इसके साइड में होगा। मतलब एक तरह से हर एक का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। आगे का ये मैटर है, आगे समझेंगे। अब बात क्वेश्चन एरिया पे था, तो एरिया पे भी समझ लो। अगर एरिया की मैं बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा ये बराबर किसके होगा, तो जो इसके साइड के स्क्वायर में रेशियो बनेगा ना वही रेशियो इसके एरिया में बनता है। तो ये AB अपॉन DE का स्क्वायर में जो रेशियो बनेगा वही रेशियो इसके एरिया में बनेगा। सेम वही चीज़ इधर भी होना है। तो हम इसको लॉन्ग और नहीं करते, सीधे सीधे आप यहाँ पे ये वाला टेक्निक लगा लो कि पहले का एरिया कितना था 169 और दूसरे का एरिया कितना था 121, बराबर इसमें से यदि बड़े त्रिभुज ये कितना है तुम्हारा 26 है तो बताना था, मान लो K इसका, तो ये स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, समझ रहे बात ना। तो ये कितना हो जाएगा 13 बटे में 11, ये कहीं नहीं चल रहा है जी, लॉक नहीं है, इसका काम तमाम हो गया। जैसे इसको और सॉल्व करो आगे तो ये कितना हो जाएगा 13 बटे में 11 बराबर ये हो जाएगा 26 बटे में K। इसको काटोगे 13 दूनी 26, तो K की वैल्यू कितना आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा तुम्हारा 22। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बातें, ठीक है, ठीक है, आवाज़ सही है ना, ठीक। वहाँ तो एकदम बहुत ज़बरदस्त जा रहा होगा, क्यों, क्या कह रहे हो तुम लोग, आवाज़ सही है ना। चलो आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट भाई स्क्रीनशॉट लेते जाना, इसका नोट्स बनाते जाना। सुनो जितने भी लोग अभी मुझे देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन को अभी तुम क्या कर लो, अभी तुम यहाँ पे स्टार बना लो या फिर हैशटैग बना लो। अब जानते हो देखने में लल्लू जैसा क्वेश्चन है, सही बात है कि नहीं, लेकिन जा करके इसका इतिहास देख लेना। SSC CGL CHL MTS CPO, मतलब जो भी बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्स हुए ना भाई, हर जगह आया हुआ है। और इतना ही नहीं, हम आपको बता दें RRB NTPC LP जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इसका यूज ना, मतलब इसको बार बार रिपीट किया गया अलग अलग वैल्यू से। और ये जब क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना कि आंसर यहां से फ्री का है। क्लियर है बात, क्या क्या निकालना था आपको, दो डिस्काउंट दिया गया, पहला 18.5 और दूसरा कितना 11.5। वो बताना क्या था, दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल प्रतिशत छुट क्या होगा, समतुल्य बट्टा आप लोगों को हम आज ही सिखाए थे ऑफलाइन में। बात समझ आ रही है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। कैसे निकालोगे, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए आप तरीका कौन सा यूज करते हो, A प्लस बी माइनस AB अपॉन 100%। अब सुनो, क्या इतना करोगे क्या, पागल हो तुम, नहीं करना। देखो इधर
अबे इधर देखो, ये 18.5 कुछ लोग जो पढ़ाकू होंगे ना वो करेंगे, देखो उनको मजा आता है करने में। जो पढ़ाकू लोग होंगे वो करेंगे, कैसे करेंगे देखो मैं बता रहा हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। देखो ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो शिफ्ट करेंगे, फिर इसको काटेंगे, उनको मजा आता है। वे लोल, एक बात समझो, ये तुम्हारा 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और तुम्हें यह भी पता है कि अगर 30 बना रहा है और यहां कुछ माइनस होना है, तो यह बात तो क्लियर है कि ना तो 30 हो सकता है और ना ही 30 से ऊपर हो सकता है। तो यहां पे कौन कौन से नहीं हो सकता? मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। अब तुम बताओ कि सी किसी भी जिंदगी में हो सकता है क्या? ये जानते हो कैसे ऑप्शन सेट किया है? हम नहीं किए हैं, ये सेम एनटीपीसी में पूछा गया था, वही ऑप्शन है, हमारा नहीं है। पक्का ये भी भांग के गोला खा करके सेट किया होगा, जैसे एसएससी वाले आजकल कुछ भी कर देते हैं, है ना। अभी उस पे भी एक वीडियो हम सोच रहे हैं बना ही दे एसएससी वालों पे, है ना। तो इसमें फाइनल आंसर कितना होगा? अब कुछ लोग ना जिदिया जाएंगे सॉरी गला थोड़ा खराब हो रहा है। कुछ लोग जिदिया जाएंगे, क्या ना हो हमें करना है तो करो, करो फिर तो पता चलेगा बेटा, जितना समय यहां देख के जाओगे ना तुम, उतने समय में 5 क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन जल्दी फटाफट देखो, ये ताजे और सूखे फल का आ गया कुछ रेशियो। यकीन मानो आज के जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ साथ में जो टेक्निक जो तुम्हें बता रहे ना, इस क्वेश्चन को, इस टाइप को करने का जो सबसे बेहतर टेक्निक होगा वही मैं रख रहा हूं। और इसके लिए भी जो मैं रखने जा रहा हूं, इससे बेहतर अगर मिले तो मेरे कमेंट में फेंक के मार देना। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, नहीं मिलेगा। समझ आ रही है बात है? क्योंकि दुनिया में अभिषेक सिंह सिर्फ और सिर्फ अकेले हैं, इकलौता। नाम अलग अलग हो सकता है, मतलब नाम अभिषेक हो सकता है, अभिषेक सिंह ये वाला एक ही हो सकता है। जल्दी बताओ और सुनो, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा अभिमान नहीं है। क्या है भाई? क्या है बताओ? ये हमारा स्वाभिमान है। तुम लोग भूल जाते हो। आओ देखो इधर, डायलॉग हमारे तुम भूल जाते हो। इधर देखो, ताजे अंगूर में 80% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी होता है। और सुनो, तुम लोगों को तो पक्का अगर जवाब नहीं आया, ऑफलाइन वाले परसेंटेज में अभी हाल ही में पढ़ाया है ये चीजें, है ना। हाँ वही पल्प वाला गुर्दा वाला क्वेश्चन है ये। अभी गुर्दा फेफड़ा निकालेंगे इसका। देखो अब 10% पानी है। यदि सूखे अंगूर का वजन 225 किलोग्राम है तो ताजे होने पर इसका कुल वजन कितना था? एक बात ध्यान रखना, और आज ही तुम हैशटैग लगा लो इसके लिए, हैशटैग कंडीशन कांस्टेंट। मेरे भाई जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, इस बात को नोट कर लेना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे कंडीशन कांस्टेंट, सिर्फ स्पेसिफिक इस क्वेश्चन की बात हम नहीं कर रहे हैं, जहां भी कंडीशन कांस्टेंट का दिख जाए, मतलब बराबर का दिख जाए, इक्वल का दिख जाए, तो एक बात तुम नोट कर लो और फिक्स कर लो कि जो यहां पे कांस्टेंट होगा उसी को हम पकड़ेंगे और उसी को धागर के घुमा देंगे। नहीं समझे? देखो मैं ये कह रहा हूं कि जो यहां पे कांस्टेंट है ना, ये तुम देखो जरा कि अगर ताजे अंगूर में 80% पानी है और सूखे में 20% पानी है, तो ताजे और सूखे में कांस्टेंट क्या रहने वाला है? भाई पानी तो कांस्टेंट होगा नहीं, क्योंकि ताजा है तो पानी उसमें ज्यादा होगा, सूखे में पानी कम होगा तो कांस्टेंट तो होगा नहीं। दूसरी चीज बलवा गड़बड़ा गया है क्या? दूसरी चीज बताओ कि अगर यहां पे अगर ये सूखा है तो यहां पे पानी की मात्रा कम होगा। अगर मैं इसकी पल्स की बात करूं तो पल्स यहां पे जो भी होगा, अगर हम इसको सुखवा दें तो इसमें से पानी ही तो उड़ेगा। समझ आ रही है बात है? तो पानी दोनों केस में अलग अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पर इसका जो पल्स होगा वो क्या होगा? सेम होगा। समझ पा रहे हो? दोनों ही केस में। नहीं समझे? इसको भूल जाओ। मार्केट से हम अंगूर लेके आते हैं, अंगूर का सीजन चल रहा है, हाँ अंगूर लेके आते हैं, और हमने क्या किया, लेकर के धूप में रख दिया। धूप भी आजकल बड़ा टाइट है, हमने ला करके धूप में रख दिया। अब ताजा अंगूर अगर खरीद के लेके आओगे तो वो ताजा ही होगा। अब धूप में ला करके रख दोगे तो धीरे धीरे सूखेगा ना, तो जब सूखेगा तो उसमें से क्या सूखेगा? पनीर सूखेगा ना। समझ रहे हो बात? तो अगर पानी सूखा तो कांस्टेंट क्या रहेगा? इसके पल्स, मतलब गुर्दा। आओ देखो, और गुर्दा अगर इसका कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे?
पल्प्स को लेकर के सॉल्व कर लेंगे। अब आप मुझे बताओ, एक तरफ लिख लो ताजे और एक तरफ लिख लो सूखे। अब ये मुझे बता दो कि ताजा में अगर 80% पानी है तो पल्प्स बताओ कितना होगा, जल्दी फटाफट 20%। और अगर इसमें सूखे में 10% पानी है तो पल्प्स कितना होगा, 90%। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, 0 से 0, रेशियो कितना बन गया ताजे और सूखे में 2:9। इस रेशियो को जस्ट उल्टा कर लो, ये जो रेशियो निकल करके आएगा वो डायरेक्ट निकल करके आएगा क्या, क्वांटिटी का, और क्वांटिटी रेशियो कितना बन जाएगा 9:2। कोई दिक्कत है तो बता दो, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है, पक्का ना? अब आप मुझे ये बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सूखे जो फल है ना वो कितना, अगर सूखे फल 2 होगा तो ताजे फल कितना होगा, अगर केजी में है तो सूखे फल 2 निकाला जाए, 2 केजी निकाला जाएगा, तो ताजे फल कितना निकाला जाएगा, कितना, 9 किलो। अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में बोला था कि यदि सूखे अंगूर का वजन 225 किलो है, तो आप मुझे बताओ कि अगर 2 बराबर है 225 के, तो वो लॉजिक पे जाना है, काम ऐसे हो जाना है। एक बात क्लियर है कि इसमें जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में जाएगा, क्लियर है बात है नहीं? क्योंकि 225 को 2 से डिवाइड करेंगे वो पॉइंट में जाएगा, 2 के टेबल में 225 आता नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पॉइंट दिख रहा है, ऑप्शन डी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एग्जाम में ऐसे ही लगाना होता, पूरा सॉल्व। कुछ लोग बोलते रहे कि जिद पे आ जाते हैं, नहीं हमें करना है, ईगो पे आ जाते हैं, ईगो पे बात ले लेते, कर ही लेना है तो नहीं करना, ऐसे कंडीशंस जहां पे दिख जाए तो डायरेक्ट कर लेना, ठीक है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है? मैंने क्या किया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, जब भी कंडीशन कांस्टेंट वाली बात आएगी तो आपको यहां पे क्या कर लेना है, आपको यहां पे देख लेना है कि यहां कांस्टेंट क्या रहने वाला है। अब यहां पे कांस्टेंट क्या था, पल्स गुर्दा, तो हमने गुर्दा को लेकर के कर लिया। कैसे, देखो, अब ताजे में अगर 80% पानी है तो 20% उसका गुद्दा होगा, और सूखे में 10% पानी है तो 90% गुद्दा होगा। बाकी सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रेशियो बनेगा उस रेशियो को हमने क्या कर लिया, जस्ट इनवर्स ले लिया, और इनवर्स लेने के बाद जो रेशियो बनेगा ये सीधे सीधे क्या बनेगा, क्वांटिटी रेशियो बनेगा। और जो भी मेरे भाई ऑनलाइन मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, तुम तो सोच ही रहे होगे कि ऐसा क्यों कर दिया, तो सोच लो नहीं, समझ लो। अगर मान लो 2 नंबर है ए और बी, जल्दी से समझ लेते, 2 नंबर ए और बी है, इनके बीच का रेशियो हम बनाना चाहें तो A/B बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, AB। जल्दी समझो, AB होगा। मैं चाह रहा हूं कि अगर इसको दोनों जगह सेम रखो, दोनों जगह मैं सेम रखना चाह रहा हूं, मतलब यहां भी ये AB हो, यहां भी ये AB हो, रेशियो को इन्वर्स कर देने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? रेशियो को इन्वर्स कर देने से बताओ क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब इसका ये कि अगर कंडीशन सिर्फ कांस्टेंट वाले केस में लगेगा, कंडीशन अगर कांस्टेंट है तो रेशियो को उल्टा भी करके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेशियो को उल्टा करके किया जा सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, और अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे फटाफट, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक व्यापार में ए बी तथा सी 3 साझेदार है, कुल लाभ का 2/7वां भाग ए को प्राप्त होता है तथा बी और सी को शेष लाभ को 2 समान भागों में प्राप्त, बी और सी को शेष लाभ 2 समान भाग में प्राप्त करते हैं। जब लाभ में 10% से 15% की वृद्धि हो जाती है तो ए की आय में 240 रुपये बढ़ जाते हैं। बताना यह था कि अलग अलग बी और सी द्वारा की गई निवेश राशि ज्ञात करें। सिंपल सी बात समझना, कहना यह चाह रहा है कि टोटल प्रॉफिट जितना भी हुआ उसका 2/7। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर इस 2/7 को मैं 4/14 लिख लूँ तो क्या किसी को कोई तकलीफ है क्या? बोलो, है क्या? नहीं है। अब ऐसा मैंने क्यों किया ये अभी क्लियर हो जाएगा। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर, ए बी सी। अब आप मुझे बताओ कि अगर 2/7 मतलब 7 में से 2 किसको जा रहा था? ए को। तो अब हमने क्या किया, इसको दोगुना कर दिया, मतलब अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 14 में से 4 किसको जाएगा? ए को जाएगा। बचा हुआ कितना? 10। अब 10 को बी और सी में इक्वली बांटा जाएगा, मतलब ये 5-5 में बांटा जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कि हमने इसको दोगुना क्यों किया था, क्योंकि अगर 7 में से 2 निकाल देते तो बचता 5, और 5 को हम डिवाइड करते तो पॉइंट में जाता। तो पॉइंट से बचने के लिए हमने क्या किया, रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बात? अब ये क्या आ गया अपना, ये क्या आ गया अपना, बताओ। ये जो रेशियो है किसका आ गया बताओ?
अरे जल्दी जल्दी बताओ ना, गर्दन उड़ा देंगे हम। किसका? प्रॉफिट का। किसका? बट अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जान जाइए कि जब भी टाइम कांस्टेंट होगा, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा? क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, जैसे एक सिंपल सी बात समझो ना यार, बहुत बहुत तकलीफ होती है जब बताई हुई चीज़ें, अभी देखो जरा, जैसे मान लो ये हमने बोला कि ये के रुपये लगा रहा है, ये भी के रुपये लगा रहा है, हाँ टाइम कांस्टेंट था ना, एक मिनट रुक जाओ, टाइम कांस्टेंट था, सॉरी। ये मान लो ए और बी, ये एक्स रुपये लगा रहा है और ये वाई रुपये लगा रहा है, ठीक है ना, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब ये मुझे बताओ कि अगर टाइम रेशियो दोनों केस में सेम है, टाइम कांस्टेंट है, इसका मतलब कि टी ये लगा रहा है तो टी ये भी लगा रहा है। अब आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से कितना बनेगा भाई? इसका ए का प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट ऑफ ए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसका इन्वेस्टमेंट से टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब ये कांस्टेंट है तो ये कट ही नहीं जाएगा, और कटेगा तो रेशियो क्या बनेगा? x/y। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दोनों ही क्या है? सेम है। कब? व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। क्लियर है बात? तो यहाँ पे टाइम अगर कांस्टेंट है तो ये इन्वेस्टमेंट का भी काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बता दो कि जब प्रॉफिट परसेंट 10% से 15% बढ़ गया तो मेरे भाई 10% से 15% बढ़ने का मतलब ये है कि कितना बढ़ गया? 5 परसेंटेज में। कितना बढ़ गया? 5 परसेंटेज में। कितना बढ़ गया? परसेंटेज में कितना बढ़ गया? 5। और अगर परसेंटेज में 5 बढ़ गया तो आप इतनी सी बात बता दो मुझे कि परसेंटेज में 5 बढ़ गया तो डायरेक्ट रूप से इसका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है? डायरेक्ट रूप से। तो आप बोलोगे सर 5% बराबर कितना? डायरेक्ट रूप से 240 रुपये बढ़ रहा है। देखो ना, हाँ या ना? एक ही आय में वृद्धि कितने की हो जाती है? 240। तो आप मुझे बताओ कि ए का 5% अगर 240 के बराबर, तो आप बता दो 1% किसके बराबर? 48। तो 100% बराबर किसके? कितना? 4800। मतलब हमें ए का इन्वेस्टमेंट भी पता चल गया। मतलब 4 लेमन जूस बराबर कितना? 4800। तो 1 बराबर कितना? 1200। और 1 बराबर 1200 तो 5 बराबर कितना? तो हमें यही तो बताना था कि बी और सी प्रत्येक का, तो दोनों का बराबर ही था। तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी में है ना? ओ सॉरी, तो लाइट पे पता नहीं चल पाया। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ऑनलाइन वाले देखते रहना, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना। इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से फटाफट। बहुत शानदार। ये भी मतलब आज के जो ये नोट्स आप अच्छे से बना लेते हो अगर, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। आज ये ऑन रिकॉर्ड मैं बोल के जा रहा हूँ, लिख लो। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आज लगाए हुए हैं, बहुत ही मेहनत करके, पता है रात में जग करके 4-4 बजे तक इसको बनाया मैंने, तब जाकर के इतना सुंदर सुनहरा बना हुआ है ना। और सिर्फ यही स्लाइड ही नहीं अच्छा बना हुआ है, इसके हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। पता है मैंने फिल्टर कैसे किया है? 2017, 2019, 21 ये सारे पेपर्स को डाउनलोड करके सबको सारे क्वेश्चन को मैंने देखा और तब जा करके मैंने फिल्टर किया है। समझ आ रही है बात है? तो पानी फिल्टर वाला पीने में मज़ा आता है कि नहीं आता है? तो क्वेश्चन भी वैसा ही है। छाप लो जल्दी, सॉरी करो इसको। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट बताओ। देखो यार भाई, मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। एक नाव धारा के विपरीत किसी निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में लिए गए समय से 55 होल 5/9% अधिक समय लेती है। भाई सबसे पहला काम तो तुम्हारा 55 होल 5/9% का फ्रैक्शन बताओ क्या होगा? तो 5/9 होगा। अब आप मुझे ये बताओ, विपरीत मतलब अपोजिट, समझ रहे हो बात? और अपोजिट, और ये होगा तुम्हारा सेम डायरेक्शन। जब धारा के दिशा में जा रही है ना, जितना समय लग रहा होगा उसके तुलना में कितना? 5/9% एक्स्ट्रा समय लग रहा है अपोजिट में। तो हमने ये मान लिया थोड़ी देर के लिए कि अगर धारा के दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन में उसको 9 लग रहा होगा, तो अपोजिट में कितना? प्रत्येक 9 पर 5 ज़्यादा 14 लग रहा होगा। ये आपका टाइम का रेशियो होगा। किसका? अपोजिट और सेम डायरेक्शन का, मतलब अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। क्लियर है बात? अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बोला है जबकि धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा की गति का अंतर जो है ना, वो कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर है। मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे उसने धारा के दिशा में और धारा के विपरीत
उसने ये बात बोला है डिस्टेंस का कहीं, अच्छा डिस्टेंस भी उसने बोला किसी निश्चित दूरी, कोई निश्चित दूरी मतलब सर्टेन डिस्टेंस, क्लियर है बात। और कोई डिस्टेंस अगर सर्टेन है दोनों केस में, तो इसका मतलब ये कि डिस्टेंस क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ भी टाइम और स्पीड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये कितना होगा 9 और 14। कोई दिक्कत है? पक्का? आगे बढ़े। देखो अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 5 का, और ये 5 लेमन जूस बराबर एक्चुअल में कितना दिया हुआ 10, मतलब 5 बराबर है अगर 10 लेमन जूस के, तो 9 बराबर कितना 18 लेमन जूस, 14 बराबर कितना 28। ये इसका एक्चुअल स्पीड आ गया, किसका, अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन का। क्लियर है बात। अब आपको बताना ये था कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो जब स्पीड बोट की स्पीड स्टिल वाटर में निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन की स्पीड, और ये हो जाएगा कितना 18 + 28, और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा भाई, इसको डिवाइड करोगे अगर तो ये कितना होगा 46/2 कितना 23। तो ऑप्शन जो होगा डी होगा। ठीक है, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ आ गया होगा। और मेरे भाई जहाँ से भी आप देख पा रहे, ज़रूर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और बाकी अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलना। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। छात्र लड़का लड़की वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। देखो मैं ही करा देता हूँ। एक एग्जाम में एक क्लास में 135 छात्रों की संख्या की एक कक्षा, मतलब एक कोई क्लास है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो कितना है 135। मेरे भाई उसमें बोला गया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। वैसे भी होता है कि नहीं, मेल नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेल में गड़बड़ा जाएगा, तुम पुरुष समझ लोगे। हाँ, यहाँ पे वैसे भी तुम पुरुष ही हो। और देखो बॉयज़ और गर्ल्स 2:1। क्लियर है बात, 2:1। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे लड़कों की संख्या अच्छा ये तो हो गया क्लियर। उसने बोला ये कि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण होती है, मतलब फेल हो जाती हैं। तो बताना ये था उन सभी छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा जो पास हुए हैं। तो एक बात बताइए कि एग्जाम में जो पास हुए हैं हम डायरेक्ट उसी की वैल्यू क्यों ना निकाल लें? क्या हमें यहाँ पे अनुत्तीर्ण निकालना जरूरी है? नहीं समझे मेरी बात। आपसे पूछा क्या गया पास वाले कि कितने पास हैं, ये परसेंटेज बताओ, तो हम डायरेक्ट पास का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत है? अब आप मुझे बताओ कि अगर ये 2 और 3 के रेशियो में है, 2 और 1 के रेशियो में, तो ओवरऑल अगर देखा जाए स्टूडेंट कुल कितने हैं 3, और ये 3 लेमन जूस बराबर कितना 135। तो एक की वैल्यू कितना 45, मतलब बॉयज़ कितने होंगे 90 और गर्ल्स कितनी होंगी 45। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब आप मुझे बताओ कि 1/6 लड़के अगर क्या हो गए, फेल हो गए, तो पास कितने होंगे 5/6। अगर 6 में से 1 फेल हुआ तो पास कितना हुआ? तो हम सीधे डायरेक्ट पास निकाल लेते हैं। इसका 5/6 कितना हो जाएगा, 6 से 15, 6 90, 75। और ये बताओ यहाँ से इसका 1/3 लड़कियाँ फेल होती हैं, तो ये कितना 2/3 पास हो जाती हैं। 3 से 15 × 45 मतलब 30। टोटल कितने हो जाएंगे 105। डायरेक्ट आंसर निकाल लो। अब 105 टोटल पास हुए हैं, कितने में से 135 में, इनटू में 100। अब सुनो 15 से काटोगे 15 9 और ये 15 7 है। अब कुछ लोग क्या करेंगे 700/9 करेंगे। जरूरी है करना? नहीं। 100/9 तुम्हें पता है क्या होता है 11.11%। बोलो हाँ या ना। इसका 7 गुना कर दो 77.77, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो क्या मजे से? भाई अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना और कमेंट भी करना, लाइक भी करना, सब कुछ करना। आ जाओ जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन ट्राई करो, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। जाते जाते ये क्वेश्चन करके जाओ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15,
एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिलने वाला ब्याज कितना है? 4,000 रुपया है। ठीक है मेरे भाई, बोला ये है यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप में संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि में कितना वृद्धि होगा। मतलब जानते हो क्या है? देखो इसी को कहते हैं क्वेश्चन को लैंग्वेज में घुमाना। पर ये इसको पता नहीं है कि ये सामने कौन है। और देखो द सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन अ डिपॉजिट फॉर 2 ईयर इज ₹4,000। मतलब किसी एक प्रिंसिपल पर 4,000 का इंटरेस्ट है 10% पर एनम के हिसाब से 2 साल का। अब बोला ये है कि अगर हम इसको एनुअली बेसिस पे ही दे दें, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो बताना ये था कि पहले के तुलना में कितना ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि वो डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्ट में वो ये कहना चाह रहा है कि सीआई और एसआई के बीच का अंतर क्या होगा? नहीं, बोलो हाँ या ना? अरे भाई जो एसआई है उससे जितना अंतर होगा, जितना ज़्यादा इसको सीआई मिलेगा, वही तो सीआई और एसआई के बीच का अंतर भी होगा। तो सीधे सीधे तुम्हें ये कर लेना था कि प्रिंसिपल जो भी है हमें नहीं पता, पर आप मुझे ये बताओ कि अगर 1 साल में 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो 2 साल में कितना मिलेगा? एसआई अगर देखा जाए तो 20%, और इसका 20% हमने निकाल लिया। कितने के बराबर है? 4,000 के। तो यहाँ से तो हमें ये मिल गया 20 पंचे 100। प्रिंसिपल कितना? 20,000। प्रिंसिपल कितना? 20,000। और तुम्हें अगर बताना था कि सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, वही जो अंतर होगा वही तो ज़्यादा होगा ब्याज। हाँ, तो यहाँ पे सीआई माइनस एसआई कैसे निकालते हैं पता है ना? जो प्रिंसिपल है 20,000 का 10% मतलब 10 गुणे 10 बटे में 100, और परसेंट जो होगा उसके लिए एक 100 नीचे आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लगता है कि सीआई माइनस एसआई 2 साल के लिए अगर निकालना होगा, समय 2 साल ही था, तो आप क्या करते हो? प्रिंसिपल इंटू यहाँ पे x इंटू वाई, ये रेट है पहले साल दूसरे साल, डिवाइड बाई 100%। तो यहाँ दोनों केस में सेम था, तो 10 आ गया, और परसेंट ये 100 आ गया, और इस परसेंटेज के लिए एक और 100 आ गया। तो यहाँ पे अब क्या हो गया? ये कट गया, ये कैसे हटेगा? चलो ऐसे ही रहने दो, छोड़ो हटाओ। अब ये मुझे बताओ कि इस 100 से ये 100 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो आप मुझे ये बताओ कि बचेगा कितना? 200। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? आगे बढ़े नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन ये थैंक यू के रूप में आ गया। तो आज की क्लास बस इतना ही, और आप सबसे विनम्र निवेदन है मेरे भाई, ठीक है ना? देखो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और हमारा अगर मेहनत, देखो सुबह 7 बजे से लेकर के अब तक क्लास लेने के बाद फिर से ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ाना, और फिर जा कर के घर पे खाना खाने के बाद रात में जग करके पीपीटी कंटेंट आप सभी के लिए बनाना, मतलब समझ रहे हो? देखो हमारा टीम बहुत बड़ा नहीं है, इट मीन्स कि हम अपना काम खुद से ही करते हैं। तो ज़रूर आप लोग थोड़ा सा सहयोग ज़रूर करना, और जब टीम बड़ा होगा तो फिर हम भी रात में 12 बजे भी लाइव आ जाया करेंगे। समझ आ रही है बातें या नहीं? तो बाकी मिलते हैं इस आगे के लिए अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, हर हर महादेव।